है डेंगू एंड चिकनगुनिया। देखो अब यहां पर मैं थोड़ा सा अलग मेथड अपनाने वाला हूं, है ना। जनरली हम क्या करते हैं, पहले डेंगू पढ़ लेते हैं फिर चिकनगुनिया, पर मैं थोड़ा सा अलग मेथड यहां पे लगाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि देखो डेंगू और चिकनगुनिया में ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, तो उन सिमिलैरिटीज का फायदा उठाते हुए हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मान लेते हैं ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा पड़ोसी है जो कि बहुत नाराज लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इसको बीमारी है, और बीमारी हम लाल रंग से यहां डिनोट कर देते हैं। इसको बीमारी है, इसको डेंगू हो सकता है या फिर चिकनगुनिया भी इसको हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे मैं हूं, मैं बहुत खुश दिखाई दे रहा हूं क्योंकि मैं बहुत हेल्दी हूं, मेरे को कोई भी बीमारी नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या, एक मच्छर आया भी, और इस मच्छर ने, और ये मच्छर कौन सा मच्छर है, ये मैडम मच्छर है। मैडम मच्छर क्यों? क्योंकि ये एक फीमेल मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो है, और इस फीमेल मॉस्किटो ने इस बीमारी वाले मेरे पड़ोसी को काट लिया। तो इसको भी क्या है, अब ये जो लाल रंग का वायरस था, है ना, डेंगू चिकनगुनिया वायरल बीमारी है तो वायरस ही बोल के चलते हैं। ठीक है, ये लाल रंग का जो वायरस था इसने इसको काट लिया, तो ये लाल रंग का वायरस अब इस फीमेल मच्छर में आ चुका है। अब आपका सवाल होना चाहिए तूने यहां पर मेल मच्छर क्यों नहीं बोला, सिर्फ फीमेल ही क्यों बोला? देखो ये जो काटने वाली शक्ति होती है ना, एक काटने वाला जो डंक होता है, ये सिर्फ फीमेल मच्छर के पास होता है। क्यों? देखो इसको इस बात से समझो, जैसे हमारे ह्यूमंस में क्या होता है कि बच्चे को मां जो है दूध पिलाती है, अब मां के अंदर ही वो दूध बनता है ना, पिता के अंदर तो बनता नहीं है। तो सेम ऐसे ही इनके अंदर है कि भाई ये जो फीमेल है इसको अंडे देने हैं, अब अंडे देने हैं तो उनको न्यूट्रिशन, अपने बच्चों को न्यूट्रिशन भी देना है। तो वो न्यूट्रिशन कहां से आएगा, हमारा खून चूस के, उस खून से ही तो न्यूट्रिशन लेके ये अपने बच्चों को खिलाएगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए काटने की शक्ति सिर्फ इसी के पास होती है। तो भाई इसने इस बीमारी वाले व्यक्ति को काट लिया, तो ये वायरस अब इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब ये मच्छर उड़ के गया भी, और खिड़की से भाई मेरे घर में आ गया, और अब इसने मेरे को काट लिया। तो ये वायरस जो इसके अंदर था अब ये मेरे अंदर भी आ चुका है। तो इस बंदे को डेंगू या चिकनगुनिया कुछ भी हो सकता है, वो था। अब इस मच्छर ने क्या है, उसको, है ना, कैरियर का काम किया, उसको ट्रांसमिट कर दिया, और मेरे को भी अब डेंगू या चिकनगुनिया हो गया, है ना। तो यहां पर अपने को समझ में आ गया कि ये बीमारी फैलती कैसे है। अब देखो दो अंग्रेजी के शब्द आएंगे, एक होगा कॉजेटिव एजेंट, एक होगा वेक्टर। ठीक है, अब देखो कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, यहां देखने से ही पता लग रहा है कि इस बीमारी का कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये लाल रंग का वायरस, ये लाल रंग का वायरस इस बीमारी का कॉजेटिव एजेंट है। दूसरा वर्ड होगा वेक्टर, वो क्या होता है, जो इस बीमारी को फैला रहा है, कि ये बीमारी इसके पास थी तो इस वेक्टर ने क्या किया, ये बीमारी यहां से लेके आया और इसने वेक्टर का काम किया और ये मेरे तक यहां पे पहुंचा दी। तो मच्छर यहां पे वेक्टर का काम कर रहा है। तो इन्हीं चीजों को एक बार लिखे हुआ अच्छे से देख लेते हैं। अपने को बेसिक जानकारी यहां पर मिल चुकी है, अब थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, हम डेंगू और चिकनगुनिया को अभी साथ में ही लेके चल रहे हैं, इनको हमने अलग अलग अभी नहीं देखा है। ठीक है, तो पॉजिटिव एजेंट डेंगू की बात कर लो या फिर चिकनगुनिया की बात कर लो, क्या होगा, एक वायरस होगा, और वो वायरस कौन सी फैमिली का होगा, अरबो वायरस फैमिली का होगा, चाहे डेंगू की बात करो चाहे चिकनगुनिया की बात करो। ठीक है, फर्क कहां आएगा, डेंगू के अंदर जो वायरस का नाम होता है वो होता है फ्लेवी राइबो वायरस। अब यहां पर फ्लेवी क्या है, इसका जीनस है, राइबो क्या है, आरएनए है ना। आरएनए क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबो आरएनए है और वायरस मतलब वायरस। मतलब अपने को यहां पर एक क्वेश्चन और बन गया कि डेंगू का वायरस जो होता है वो आरएनए वायरस होता है, नाम क्या होता है, फ्लेवी राइबो वायरस, और फैमिली तो दोनों ही क्या है, अरबो वायरस फैमिली है। चिकनगुनिया की बात करें तो इसका सेम ऐसे ही नाम हो जाएगा, चिकनगुनिया कौन कॉज करेगा, चिकनगुनिया वायरस है, ये भी एक आरएनए वायरस है। ठीक है, ये भी आरएनए वायरस है, ये भी आरएनए वायरस है, और दोनों की फैमिली क्या है, अरबो वायरस फैमिली है। डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव एजेंट की। अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर दोनों में क्या होगा, तो वेक्टर दोनों में क्या था भाई अपना, वो मैडम मच्छर थी ना, फीमेल मच्छर थी, तो फीमेल एडीज इजिप्टी ये उस मच्छर का नाम है। दोनों की ही बात कर लो, डेंगू चिकनगुनिया दोनों में क्या होता है, फीमेल एडीज इजिप्टी, जिसको टाइगर मॉस्किटो भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अभी तक बिल्कुल हम, है ना, दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, हम अलग अलग करके अभी उनको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक वर्ड आता है इंक्यूबेशन पीरियड, ये क्या होता है ना, यहां जो लिखा हुआ है ना उसको मत देखा करो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुना करो। देखो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, मान लीजिए इस मच्छर ने मेरे को आज यहां पर काट लिया, है ना, आज काट लिया। अब आज से 2 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद या फिर 5 दिन बाद पहली बार जब मेरे को सिम्टम आने लगेंगे, मान लो वो सिम्टम बुखार है, फीवर है, तो पहली बार मेरे को जब फीवर होगा मान लो 5 दिन बाद, तो उसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, कि जब इन्फेक्शन हुआ और जब पहला सिम्टम दिखाई दिया, वो डिफरेंस जो हो गया वो टाइम पीरियड, उसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। डेंगू की बात करें तो ये 4 से 10 दिन का समय होता है, चिकनगुनिया की बात करें तो 3 से 6 दिन का ये यहां पर समय होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि तू बार बार बोल रहा है इनको हम साथ में लेके चल रहे हैं, साथ में लेके चल रहे हैं, तो इनमें फर्क क्या है ना, कुछ तो फर्क होगा, कि डॉक्टर कैसे बताएगा कि भाई इस बंदे को डेंगू है, चिकनगुनिया, कुछ प्राइमरी फर्क बता। तो देखो आपने सुना भी होगा कि जिसको डेंगू
डेंगू हो जाता है, आपने सुना भी होगा कि उसके प्लेटलेट कम हो जाते हैं ना, आपने सुना भी होगा अपने पड़ोसी के रिश्तेदारी में जिसको डेंगू हो जाता है उसके प्लेटलेट जो है बहुत कम हो जाते हैं। तो ये इसका है ना हम प्राइमरी तरीके से बता सकते हैं कि भाई इसके प्लेटलेट चेक कर लो, इसके कम हुए तो इसको डेंगू है। ठीक है, और चिकनगुनिया कैसे बताएंगे, देखो इसके नाम में आ रहा है चिकन, चिकन क्यों नाम पड़ा है इसका, चिकन मतलब मुर्गा। अब ये मुर्गा या मुर्गी कुछ भी लगा लो, अब इसमें इतना खतरनाक बॉडी पेन होता है, जॉइंट पेन होता है कि बंदा जो है वो सीधा भी नहीं रह पाता, वो है ना ऐसे मुर्गे की तरह मुड़ जाता है, ट्विस्टेड उसकी बॉडी हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्क है डेंगू और चिकनगुनिया में। इसमें हम प्लेटलेट देख लेंगे और इसमें देख लेंगे बॉडी भाई चिकन की जैसे मुड़ी हुई है तो इसको चिकनगुनिया है। ठीक है, तो अभी तक हम दोनों की साथ में बातें कर रहे थे, अब क्या है हम बारी बारी से बात करेंगे। अभी कुछ देर के लिए, अगले कुछ मिनट के लिए आप चिकनगुनिया को बिल्कुल भूल जाइए, अब सिर्फ हम डेंगू की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेंगू का दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेक बोन फीवर, है ना। ब्रेक बोन फीवर क्यों होता है, ब्रेक मतलब तोड़ना, बोन मतलब हड्डी, मतलब जिसको डेंगू हो जाता है उसको इतना दर्द होता है बॉडी में कि उसको लगता है किसी ने उसकी हड्डियां तोड़ दी हैं, तो इसीलिए उसको ब्रेक बोन फीवर बोल दिया जाता है। अब देखो डेंगू जो होता है वो दो टाइप का होता है ना। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल भी मत पढ़ा करो आप पहले से, है ना। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं साथ में चलना है, जहां ये पेंसिल चलेगी साथ में चलना है। डेंगू जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक क्लासिकल डेंगू और एक होता है हीमोरेजिक डेंगू। इसका नाम ही आ रहा है हीमो, मतलब हीमोग्लोबिन, मतलब भाई ब्लड के रिलेटेड है, इतनी बात अपने को पता चल गई। ठीक है, अब इनमें फर्क क्या होता है, देखो मान लीजिए मच्छर ने मेरे को यहां पर काट लिया और मेरे को भाई है ना 2-4 दिन में सिम्टम आने लग गए, मेरे को है ना डेंगू हो गया कि बुखार आने लग गया, मेरे को मसल पेन होने लग गया, सब कुछ सारे सिम्टम आने लग गए, मैंने जाके टेस्ट कराया भाई डेंगू पॉजिटिव आ गया मेरे को। ठीक है, तो उसको बोल देंगे क्लासिकल डेंगू कि भाई सिम्टम आने लग गया, मेरी प्लेटलेट भी कम होने लग गया, सब कुछ होने लग गया। अब अगर क्लासिकल डेंगू मेरा ठीक ना हुआ, सही से मेरा इलाज सही से ना हुआ, मैंने दवाई अच्छे से नहीं खाई या फिर मेरी हालत बिगड़ती चली गई, तो मेरे क्या होने लगेगा, मेरी बॉडी की जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो बर्स्ट करने लगेगी, वो फटने लगेगी। अब भाई ब्लड कैपिलरी अगर फटने लगेगी तो ब्लड उनसे निकलेगा, ब्लड निकलेगा तो वो बॉडी में है ना कहीं कहीं टिश्यू में ऐसे जमा होने लगेगा, तो उसी ब्लड के लिए वर्ड यूज होगा हीमोरेजिक डेंगू। तो यही क्लासिकल डेंगू है ना, डेफिनेशन को समझो कि क्लासिकल डेंगू तो है ना सीधा सीधा हो गया। अब क्लासिकल डेंगू अगर ठीक नहीं हो पाया तो यही क्लासिकल डेंगू हीमोरेजिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और हीमोरेजिक में क्या होगा कि क्लासिकल डेंगू के साथ साथ उसकी ब्लड कैपिलरी बर्स्ट करने लग जाएंगी। क्यों बर्स्ट करने लग जाएंगी उसका रीजन भी मैं आपको अभी यहां पर बताऊंगा। ठीक है, देखो ये मेरे को क्लासिकल डेंगू हो गया है ना, ये मेरे को भाई क्लासिकल डेंगू हो गया कि मेरे प्लेटलेट्स जो है कम होने लग गए, मेरे को बहुत तेज बुखार हो गया, मेरे को डिहाइड्रेशन हो गई, मेरे मसल पेन होने लग गया, मेरे बॉडी रैशेस होने लग गए, और मेरे आईज के, आंखों के सराउंडिंग में जो बोन्स है वहां पे बहुत तेज दर्द होने लग गया। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है अगर मेरे प्लेटलेट कम होने लग गए तो मान लीजिए मेरी कोई ब्लड कैपिलरी फट जाती है। अब देखो प्लेटलेट क्या करते थे, ब्लड क्लोटिंग करते थे। अब प्लेटलेट ही अगर कम हो गए हैं तो मेरी ब्लड कैपिलरी जो फट गई है वहां पर ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पा रही है, मतलब ब्लड जो है बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा, तो उसी को हम क्या बोल देंगे कि अगर ये कंडीशन ठीक नहीं हुई है ना कि ब्लड कैपिलरी बर्स्ट हो गई, फट गई, तो ब्लड बहता रहा वो ब्लड जमा होता रहेगा, और इसी को हम क्या बोल देंगे, हीमोरेजिक डेंगू बोल देंगे। डिजाइन देख रहे हो, डिजाइन देख रहे हो, डिजाइन देख रहे हो, ठीक है, अपनी तारीफ के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो यही क्लासिकल डेंगू अगर ब्लड कैपिलरी बर्स्ट कर जाए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीमोरेजिक में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। कि हीमोरेजिक के कोई आपसे सिम्टम पूछ ले तो ये तो होंगे ही होंगे प्लस ये हो जाएगा, और यही क्या है भाई डेंगू के सिम्टम है अपने। ठीक है, अब बात करते हैं डेंगू की डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कि भाई पता कैसे लगाएंगे किसी इंसान को डेंगू है कि नहीं। सीबीसी करेंगे। सीबीसी क्या होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब कंप्लीट ब्लड काउंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सबका काउंट होगा। ठीक है, तो उसमें प्लेटलेट काउंट देख लेंगे, अगर प्लेटलेट जो है कम हो गई है तो भाई है ना चांसेस है उसको डेंगू है। टोर्निक्यो टेस्ट होता है, ये डेंगू के लिए टेस्ट होता है। आरटीपीसीआर में हम देखेंगे भाई, अब देखो डेंगू का जो वायरस है वो भी कई टाइप का हो सकता है ना, जैसे कोरोना वायरस है वो भी कई टाइप का था, है ना, अलग अलग नाम आ रहे थे, अलग अलग वेरिएंट आ रहे थे, तो इसके भी अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं। तो कौन से टाइप का है वो हम आरटीपीसीआर से पता लगा लेंगे, और एलिजा से हम एंटीजन एंटीबॉडी है ना उनका जो इंटरेक्शन हुई है उससे पता लगा लेंगे। अब यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी क्यों लिखा गया, ठीक है, मान लीजिए मेरे को डेंगू हो गया है, तो डेंगू का जाहिर सी बात है मेरे अंदर वायरस आया है, अब उस वायरस के खिलाफ मेरी बॉडी में क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज बनेंगी, था ना, उनकी एंटीजन एंटीबॉडी की वहां पे फाइट होगी, तो एलिजा से इसको हम पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसी को डेंगू हो गया है तो उसको ठीक कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। तो भाई उसको दर्द हो रहा है ना, मसल पेन हो रहा है तो उसको पेन किलर दे देंगे, बुखार फीवर हो रहा है तो उसको एंटीपायरेटिक बोल देंगे। देखो एंटीपायरेटिक या वर्ड याद रखना हमेशा बुखार में दी जाती है, और उसको डिहाइड्रेशन हो रही है तो भाई फ्लूइड्स दे देंगे, ओआरएस का घोल पिला देंगे। और क्या है, यहां पर मैंने ग्रीन स्टार लगाया है तो यहां पे 20 स्टार लगा लो, 50 स्टार लगा लो, ये
याद रखना कि डेंगू के मरीज को कभी भी एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एस्पिरिन जो है वो ब्लड थिनर होती है, वो खून को पतला कर देती है। अब अपनी दिक्कत क्या थी डेंगू में कि प्लेटलेट जो है कम हो रही थी, पहले ही ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, आपने और ब्लड को पतला कर दिया तो वो बहता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं और बंदे का काम तमाम हो जाएगा, है ना। तो एस्पिरिन कभी भी हम डेंगू में नहीं दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई भाई डेंगू की। अब हम डेंगू के बाद बात करने वाले हैं किसकी? चिकनगुनिया की बात करने वाले हैं। चिकनगुनिया के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हाई फीवर, है ना, डेंगू की तरह तेज बुखार होएगा। इसमें उसमें क्या था? मसल पेन हम पढ़ते हैं, इसमें जॉइंट पेन याद रखना कि इतना तगड़ा जॉइंट पेन होता है कि बंदा, है ना, ऐसे मुड़ जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, मुर्गे जैसा बन जाता है, इसलिए उसको चिकनगुनिया बोल दिया गया। हेडेक, सिर में दर्द होएगा। उसमें कहां पे दर्द था कि आंखों के अराउंड जो बोन्स होती है वहां पे डेंगू में दर्द था, इसमें भाई सिर में दर्द हो रहा है। डिहाइड्रेशन डेंगू में भी थी, यहां पे भी है। रैशेस भाई डेंगू में भी थे, यहां पे भी है। डायग्नोसिस की बात करें तो यहां पे याद रखना सिर्फ आरटीपीसीआर और एलिजा याद रखना, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो चिकनगुनिया में भी सेम ही ट्रीटमेंट देंगे कि भाई देखो यहां पर क्या था, हाई फीवर हो रहा था तो एंटीपायरेटिक दे देंगे, वही डेंगू वाला चल रहा है कि, और जॉइंट पेन हो रहा था तो उसके लिए पेन किलर दे देंगे, है ना। सिर में दर्द, वही पेन किलर हो गया। डिहाइड्रेशन हो रही थी, वही अपने डेंगू की तरह फ्लूइड दे देंगे, ओआरएस दे देंगे। बट यहां पर याद रखना कि चिकनगुनिया के केस में हम एस्पिरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चिकनगुनिया में तो प्लेटलेट का कोई लेना देना ही नहीं था, है ना। डेंगू में था ना प्लेटलेट की गड़बड़ी, इसलिए एस्पिरिन हम नहीं दे सकते थे। बट चिकनगुनिया में हम एस्पिरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक यहां पर एक कॉमन सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लायक तो नहीं है, पर डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम कैसे करें, प्रिवेंशन कैसे करें? तो भाई दोनों किसकी वजह से हो रही है? मच्छर की वजह से हो रही है। वो सारी चीजें उसमें काउंट कर लेना कि जिससे भी हम मच्छर की रोकथाम कर पाए, है ना, वो उसमें प्रिवेंशन में आ जाएगी। तो बड़ी आसानी से हमने इस टॉपिक को निपटा लिया। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं ट्रिक्स जो हैं एग्जाम में भूल जाती हैं, तो ये वीडियो मेरा उन्हीं लोगों को जवाब है कि ट्रिक्स ऐसी बनाओ जो एग्जाम में भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए, ठीक है। तो देखो अपने सिलेबस में 3 फैमिली ऐड हुई हैं जो अपने को करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, 2 सफेद पेज और एक अच्छा सा पेन लेके बैठ जाओ, बाकी सब मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली काम अपना चलेगा। देखो 3 फैमिली है, एक है मालवेसी, दूसरी है एस्ट्रेसी और इसी का दूसरा नाम है कॉम्पोजिटिव फैमिली, और तीसरी है पोएसी या फिर ग्रेमिनी फैमिली, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं इनमें से कौन सी डाइकोट है, कौन सी मोनोकोट है। तो पोएसी फैमिली जो है वो सिर्फ मोनोकोट है, बाकी की ये दोनों क्या है? अपनी डाइकोट फैमिली है। ये बात यहां पे क्लियर हो गई। अब बारी बारी से देख लेते हैं कि भाई इस फैमिली में क्या आता है, इस फैमिली में क्या आता है ना। मेरे साथ साथ चलना, ऑटोमेटिकली चीजें बनते चली जाएंगी। देखो मालवेसी फैमिली में आ रहा है माल। माल मतलब क्या होता है? बहुत सारा पैसा। अब आपके पास बहुत सारा माल आ जाएगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो आप क्या लाओगे? ब्रांडेड क्लोथ्स लाओगे, है ना, आप ब्रांड वाले क्लोथ्स लाओगे। अब ब्रांडेड क्लोथ से भाई भारतीय जो लड़की है वो तो इंप्रेस होने नहीं वाली, है ना। तो जो फर्जी लड़कियां हैं, चाइना की जो फर्जी लड़कियां हैं, हो सकता है वो ब्रांडेड क्लोथ से इंप्रेस हो जाएं। तो हमारे पास जब बहुत सारा माल आ जाएगा तो हम ब्रांडेड क्लोथ्स लाएंगे और चाइनीज लेडी को इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो यही भाई अपनी ट्रिक बन गई। माल मतलब मालवेसी, क्लोथ्स किससे बनते हैं? कपड़े कॉटन से बनते हैं। चाइनीज मतलब चाइना रोज, और लेडी से अपने को याद आ जाएगा लेडी फिंगर। अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। कुछ भी याद नहीं करना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो फूड, खाने में क्या यूज होगी? लेडी फिंगर, भिंडी है, खाने में यूज होती है। कॉटन किस में यूज होगा? कपड़े बनाने में, क्लोथिंग में यूज होगा, ठीक है। कैटल फीड, देखो कॉटन सीड क्या होता है? बिनोला, जो हरियाणा पंजाब के हैं, राजस्थान के, वो समझ जाएंगे बिनोला, है ना। कॉटन में जो सीड निकलता है वो कैटल को, गाय भैंस को खिलाया जाता है। ऑर्नामेंटल होता है, सजावट के लिए। तो चाइना रोज फूल होता है, फ्लावर होता है ना, गुड़हल का फूल, वो आपने देखा भी होगा। तो वो भाई फूल है तो साजो सजावट में यूज होगा। कुछ भी याद करने वाली बात इसमें है ही नहीं। तो ये तो हो गई अपनी मालवेसी फैमिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रेसी फैमिली या कॉम्पोजिटी को कैसे याद करें कि इसमें क्या क्या आएगा। देखो आपने एक गाना सुना होगा, ससुराल गेंदा फूल। तो ससुराल गेंदा फूल की जगह लेट्यूस आपको करना है। लेट्यूस के पत्ते भी तो ऐसे फूल की तरह ही होते हैं। तो ससुराल गेंदा फूल की जगह ससुराल गेंदा और क्या है? लेट्यूस। तो ट्रिक क्या बन गई अपनी? ससुराल के एस से अपने को याद आ जाएगा सनफ्लावर, और गेंदा से गेंदा, गेंदा को अंग्रेजी में बोल देंगे मैरीगोल्ड, और लेट्यूस से अपने को याद आएगा लेट्यूस। अब इनके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो सनफ्लावर जो है, सूरजमुखी का फूल जो है, बड़ा प्यारा फूल है। मैरीगोल्ड जो है, गेंदे का फूल है, वो भी बड़ा प्यारा फूल है। तो भाई आपने देखा होगा शादी है, कोई फंक्शन है, तो गेंदे के, सनफ्लावर के, है ना, सजावट में यूज होते हैं। तो ऑर्नामेंटल्स हो गए। ऑयल्स की बात करें तो सनफ्लावर के जो सीड होंगे, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, वो ड्राई फ्रूट की तरह भी यूज
होते हैं उनसे ऑयल निकलता है। देखो जो भी ड्राई फ्रूट है ना, बादाम है, अखरोट है, सबका ही तेल निकलता है, तो सनफ्लावर के जो सीड होते हैं उनका ऑयल भी यूज किया जाता है। ठीक है, डाइस की बात करें तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड दोनों ही कलरफुल है ना, कलरफुल फूल हैं, कलरफुल फ्लावर हैं, तो उनसे भाई डाई भी बनाई जा सकती है। और लेट्यूस जो है वो तो पता ही है अपने को है ना, सलाद में यूज होती है, बर्गर में भी यूज होती है ना लेट्यूस, वो फूड में अपनी यूज हो जाएगी। ठीक है, एस्ट्रेसी के बाद अब हम बात करने वाले हैं पोएसी या फिर ग्रेमिनी फैमिली की। इसकी तो बहुत प्यारी ट्रिक मैंने बताई है, और कई बच्चे तो यहीं पे चक्कर खा के गिर जाएंगे कि इसने इतनी अच्छी ड्राइंग करी कैसे। देखो मैंने कोई ट्रेस नहीं किया, खुद बनाई है, सिर्फ 1.5 मिनट में बना दी है ये। ठीक है, अब यहां पर ट्रिक क्या बोलती है, ये जो प्यारी सी हमारी गाय है, अब ट्रिक क्या बोलती है कि ये गाय जिस भी चीज को खाती है, जो भी चारा है, भूसा है, घास है, उसको उठा के पटक दो किसमें, पोएसी फैमिली में। क्या क्या खाती है, देखो व्हीट गेहूं का पौधा है, अब गेहूं के पौधे में से गेहूं तो हम खा लेंगे, जो बाकी का बचा हुआ चारा भूसा है वो कौन गाय खाएगी। ऐसे ही राइस में होगा, ऐसे ही कॉर्न, भाई मक्की तो पॉपकॉर्न हम खा लेंगे, बाकी का भूसा कौन खाएगी, गाय। ऐसे ही बारले, जवार, बाजरा सब में ऐसे ही होगा, शुगर केन में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, ऊपर के पत्ते पत्ते हम ये गाय भैंस को ही खिलाते हैं। ग्रासेस, घास हो गई तो भाई ये तो चरती है ना, चरने में घास तो खाती है। बैम्बू को ऐसे याद रख लेना कि भाई बांस के जो पत्ते होते हैं वो गाय खा सकती है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो जो गाय खाएगी वो सब इसमें आ जाएंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि भाई जो फूड की तरह यूज होंगे, व्हीट है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बारले, रागी, जवार है, जवार को अंग्रेजी में सोरगम बोलते हैं और बाजरा को अंग्रेजी में पर्ल मिलेट बोलते हैं, है ना, ये सारे रिलेटेड से हैं, फूड की तरह यूज होते हैं। फोडर तो हमने देख लिया, फोडर मतलब गाय भैंस जिसको खाएगी वो सारे यूज होंगे। शुगर किससे मिलेगी, शुगर केन से, कुछ याद नहीं करना। एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब है ना खुशबू आ रही है, तो लेमन ग्रास नाम से लग रहा है, लेमन ग्रास मतलब जिसमें से नींबू जैसी खुशबू आ रही है। अब बिल्डिंग मटेरियल, देखो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे इलाके होंगे है ना, जंगल में, आदिवासी इलाके, जहां पे बैम्बू यानी बांस से वो अपने घर बनाते हैं। ठीक है, अल्कोहल एंड बेवरेजेस, ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि जो बियर, जो बियर नहीं, बियर है, वाइन है, विस्की है, वो कहां से बनती है, बारले, कॉर्न, शुगर केन, इन्हीं से तो सारा अल्कोहल बनता है। तो यहां पे भी अपने कुछ याद नहीं किया। तो तीनों फैमिलीज का हमने मोटा मोटा देख लिया, उनमें क्या आता है और उनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, अब हम सीड की बात कर लेते हैं। देखो सीड या तो एंडोस्पर्मिक होगा या नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना कि जनरली क्या होता है, जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्मिक सीड होता है और डाइकोट्स में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। तो हम ये बात देख चुके हैं कि पोएसी फैमिली मोनोकोट्स थी, तो उसमें सीड कैसा होगा, एंडोस्पर्मिक। मालवेसी कंपोजिटी में वो डाइकोट होते हैं, तो उसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्रूट के बारे में। इसकी भाई बहुत प्यारी ट्रिक है, सच में कभी नहीं भूलेगा, है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं ना, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कभी नहीं भूलेगी। देखो मालवेसी फैमिली में क्या था, माल था। माल मतलब बहुत सारा पैसा। अब बहुत सारा पैसा है तो वो खुले में तो आप रखोगे नहीं, है ना, खुले में तो चोरी हो जाएगा ना, तो उसको छुपा के रखना पड़ेगा किसी कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर में। कैप्सूल क्या होती है, एक बंद, एक क्लोज स्ट्रक्चर होती है। तो बहुत सारा माल, बहुत सारा पैसा है, उसको कैप्सूल में छुपा के रखो, तो इसका फ्रूट हो जाएगा कैप्सूल। कुछ भी याद नहीं किया, ऑटोमेटिकली हुआ है। देखो पोएसी को कैसे याद करेंगे, क्रायोप्सिस है। देखो पोएसी के अंदर क्या क्या आ रहा था, व्हीट, गेहूं, चावल, कॉर्न, मक्का, बारले, है ना, जवार, बाजरा। तो जो भी खाना पोएसी में आ रहा है, हम बोल सकते हैं कि ये घर का खाना है ना, ये घर में बनता है तो घर का खाना है। तो आपको पता ही है, आप सब जो हो वो बाहर का खाना खुश होकर खाते हो, घर का खाना जब भी बनता है आप रोते रहते हो। रोते यानी क्राई, क्राई मतलब रोते रहते हो। तो घर के खाने को देख के आप रोते रहते हो, क्राई करते रहते हो। बाहर का खाना, बर्गर, पिज्जा आपको पसंद है, तो क्राई से अपने को याद आ जाएगा क्रायोप्सिस, और पोएसी का फ्रूट था। ठीक है, अभी तक कुछ भी याद नहीं किया, फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑटोमेटिकली चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉम्पोजिटी की बात करते हैं। तो कॉम्पोजिटी में हमने देखा था कि कॉम्पोजिटी में क्या क्या आ रहा था, कि भाई सनफ्लावर आ रहा था और गेंदा, मैरीगोल्ड आ रहा था। ठीक है, तो मतलब कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, गेंदे का कितना अच्छा फूल होता है, सनफ्लावर का कितना प्यारा फूल होता है। तो प्यारे प्यारे जो फ्लावर हैं वो किसको दोगे आप, किसी लड़की को ही दोगे, है ना, और लड़की भी कौन सी, कोई अंग्रेजी लड़की होनी चाहिए, इंग्लैंड की कोई होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं लग रहा सिप्सेला, ऐसा नहीं लग रहा किसी अंग्रेजी लड़की का नाम है, कोई इंग्लैंड की लड़की है, सिप्सेला, सिंड्रेला, सिप्सेला, सिंड्रेला, सिप्सेला। तो सिप्सेला किसी लड़की का नाम है जिसको आप गेंदे या सनफ्लावर के प्यारे प्यारे फूल दे सकते हो। नीट क्रैक करने के बाद पहले आपका फ्लावर कोई नहीं लेगा, मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं भाई प्लेजेंटेशन की। प्लेजेंटेशन क्या होगी, एस्ट्रेसी और पोएसी की याद रखिए, दोनों में बेसल है और मालवेसी में एक्साइल है। देखो यहां पे भी याद करने का कुछ नहीं है, ये दोनों में बेसल होगी, इसमें एक्साइल कैसे है, एक्साइल का हमेशा ये एक्स याद रखा करो, ये एक्स, जहां एक्स जैसी स्ट्रक्चर बन जाए वो एक्साइल प्लेजेंटेशन है। जैसे कि देखो मालवेसी फैमिली में लेडी फिंगर आई थी, भिंडी आई थी, तो भिंडी को जब आप काटते हो तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ती होगी। तो देखो भिंडी में भी ऐसे एक्स बनते होंगे, चाहे संतरा है, नींबू है, उसको आप काटते हो, तो टमाटर है, उसमें भी एक्स जैसी स्ट्रक्चर बनती होगी। तो जहां एक्स बन जाए वहां एक्साइल प्लेजेंटेशन बन जाएगी।
अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ सिंबल हैं, बेसिक सिंबल, जो अपने को हर हाल में पता होना चाहिए। देखो, बी आर मतलब ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट प्रेजेंट है। ई बी आर मतलब ई ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट जो है वो अब्सेंट है। ये साइन होगा मेल का, जो सबको पता है। ये साइन होगा ये फीमेल का, सबको पता है। मेल भी हो गया, फीमेल भी हो गया, यानी बाइसेक्सुअल हो गया। ये सिमेट्री की बात कर लें तो कुछ इस तरीके से कि भाई एक गोला खींच दिया, फिर उसके बीच में प्लस का साइन लगा दिया, यानी एक्टिनोमॉर्फिक है, और ये परसेंटेज जैसा साइन आ गया तो वो जाइगोमॉर्फिक है। ठीक है, इधर देखो चार चीजों की बात करेंगे, के सी ए जी। जी से सीधा सीधा गाइनोइशियम हो जाएगा, ए से सीधा सीधा एंड्रोइशियम हो जाएगा, सी से सीधा सीधा कोरोला हो जाएगा, और के से हो जाएगा कैलिक्स। अब मेरे को पक्का पता है कि बहुत सारे बच्चे के और सी में कंफ्यूज हो जाते होंगे, कौन सा कैलिक्स था कौन सा कोरोला था। ठीक है, इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो, यहां पर आ रहा है एक्स, तो एक्स को के से मैच करा दो, दोनों की थोड़ी सी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है। देखो, इसमें भी ऐसे राइट साइड में ऐसे दो डंडे आ रहे हैं, इसमें भी राइट साइड में ऐसे दो डंडे आ रहे हैं। ठीक है, तो के को एक्स से मैच करा देना, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है पी। पी का मतलब होता है पेरियंथ। ये क्या होता है? देखो, जब आपको देखने से पता ना चले कि कैलिक्स कौन सा है कोरोला कौन सा है, आप कंफ्यूज हो जाओ, तो जहां पर कंफ्यूजन हो जाए दोनों में, वहां पे पेरियंथ यूज हो जाता है कि कैलिक्स और कोरोला दोनों के लिए ही पेरियंथ वर्ड यूज हो जाता है, जहां पे इन दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये सुपीरियर ओवरी या इंफीरियर ओवरी, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये डंडा ऊपर लगाना था कि नीचे लगाना था। देखो, इस डंडे का मतलब है बाकी सारे, इस डंडे का मतलब है बाकी सारे। ठीक है, अब बाकी सारे यानी ये डंडा अगर जी के नीचे है, यानी जी जो है बाकी सबसे ऊपर है। अब बाकी सबसे जी यानी गाइनोइशियम ऊपर है, तो ओवरी कैसी हो जाएगी? सुपीरियर, क्योंकि भाई ऊपर है। और डंडा अगर ऊपर है मतलब जी जो है नीचे रह गई है, जी नीचे रह गई यानी ओवरी नीचे रह गई, ओवरी नीचे रह गई तो वो इन्फीरियर हो जाएगी, है ना। तो ये भी अपने ने याद हो गया। अब देखो, अगर फ्यूजन दिखाना हो कि दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, वो कैसे दिखाएंगे? जैसे सी फॉर कोरोला और ए फॉर एंड्रोशियम, अगर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो हम ऊपर से इनके, है ना, ऐसे टोपी मैच करा देंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम सीखने वाले हैं फ्लोरल फॉर्मूला कैसे याद करना है, और इनको याद करने की इतनी तगड़ी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, पर मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा यहां पे। पर देखो, यहां पर हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि कोई भी फॉर्मूला लिखा कैसे गया है। अभी भूल जाइए ये मालवेसी का है कि किसका है, भूल जाइए एक पल के लिए। ठीक है, देखो ये चीज कैसे दिखाई गई है कि भाई एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। ये क्या दिखा दी कि भाई बाइसेक्सुअल है, मेल है, फीमेल है, वो सब दिखा दी। ठीक है, यहां पे आगे बी आर होता तो ब्रैकेट वो सब हो जाता। ठीक है, ये क्या है? कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंड्रोइशियम है, ये गाइनोइशियम है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब गाइनोइशियम में भी हमने देख लिया कि भाई ओवरी जो है सुपीरियर है या इंफीरियर है, ये डंडा देख के बता देंगे। इतनी बातें भी क्लियर हैं। फ्यूजन हमने ये देख के बता दिया कि ये और ये आपस में जुड़े हुए, ये बातें भी क्लियर हैं। ठीक है, अब देखो, कैलिक्स जो होता है वो सेपल्स से मिलके बनता है। ठीक है, और कोरोला जो होता है वो पेटल से मिलके बनता है। अब ये 5 का मतलब क्या है कि इसके कैलिक्स में कितने होंगे? 5 सेपल्स होंगे। अब ये 5 के बाहर अगर ब्रैकेट ना होती मतलब वो एक दूसरे से ऐसे फ्री थे, और ब्रैकेट आ गई मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेम कंडीशन इसमें जो पेटल्स होंगे, अगर ये 5 ऐसे होते बिना ब्रैकेट के तो ये एक दूसरे से फ्री थे, और ब्रैकेट आ गई मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ्री के लिए वर्ड यूज होता है पोली, है ना, पोलीसेप्लस, पोलीपेटलस, और जो जुड़े हुए हैं उनके लिए यहां पर वर्ड यूज होता है गैमो, कि गैमोसेप्लस, गैमोपेटलस। वो हम मोर्फो वाले चैप्टर में ही पढ़ते हैं, पढ़ा भी हुआ सबने। ठीक है, यहां पर ये एंड्रोइशियम कितने आगे? इनफाइनाइट आगे, और ये गाइनोइशियम कितने आगे? 2 से लेके इनफाइनाइट, और सारे आपस में ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर हम ट्रिक करते हैं कि भाई कैसे याद करें, है ना, कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि मालवेसी का फ्लोरल फॉर्मूला पहचानो। कैसे पहचानोगे? देखो, वही ट्रिक है मालवेसी के लिए कि मालवेसी, माल मतलब इसमें माल जो है भर भर के है, माल जो है भर भर के है। माल क्या होता है? देखो, ये एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम जो है ये, है ना, सेक्सुअल पार्ट है, तो इसमें सेक्सुअल पार्ट का मतलब है वही माल है। तो इसमें माल जो है भर भर के है, यानी ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब जो सेक्सुअल जो इसमें डिपार्टमेंट है उसमें माल जो है भर भर के पड़ा हुआ है ना, माल भर भर के। तो जिसमें ये दोनों इनफाइनाइट दिख जाएं, और ये भी देखो 5-5 हैं, भर भर के हैं, सब कुछ भर भर के, माल भर भर के दिखे, तो वो मालवेसी फैमिली होगी। अब देखो, मालवेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। देखो, ये रेड वाले क्या है? ये अपने कैलिक्स हैं, 1 2 3 4 5, और आपस में जुड़े हुए हैं। फिर ये क्या आ गए? कोरोला आ गए, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं 5। ठीक है, एंड्रोइशियम इनफाइनाइट आ गए, देखो कितने सारे बने हुए हैं, और गाइनोइशियम क्या है? 2 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, मालवेसी फैमिली के बाद हम बात करने वाले हैं
एस्ट्रेसी फैमिली की। देखो सनफ्लावर की अगर बात करें, जो कि एस्ट्रेसी फैमिली में आता है, उसी की बात कर रहे हैं हम। सनफ्लावर की अगर बात करें तो उसमें दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। एक तो होंगे डिस्क फ्लावर, ये जो ब्लैक वाले दिखाई दे रहे हैं, और ये रेड वाले होंगे रे फ्लावर। तो सनफ्लावर में दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। अब भाई फ्लावर दो टाइप के पाए जाएंगे तो फ्लोरल फॉर्मूला भी क्या है, अपने को दो ही याद करने पड़ेंगे, एक रे फ्लावर का, एक डिस्क फ्लावर का। ठीक है, अब पहली चीज यहां पर जो अपने को अजीब दिखाई दे रही है वो है कि कैलिक्स की जगह हमने पेपस लिख दिया है, पेपस लिख दिया है। ठीक है, ये क्यों लिखा है? देखो इनमें जो कैलिक्स होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। और होते भी कैसे हैं, जैसे हम दांतों को ब्रश करते हैं तो ब्रश में जो ब्रिसल्स होते हैं ना, बहुत सारे ब्रिसल्स वैसे वैसे होते हैं। तो इसमें बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए क्या है, पेपस वर्ड यहां पे यूज कर दिया है। तो पहला पहचानने का तरीका तो यही हो गया कि पेपस जहां अपने को दिख गया मतलब वो रे या डिस्क यानी एस्ट्रेसी फैमिली की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में फर्क कैसे पहचानना है। ठीक है, यहां पर जो सबसे खास बात दिख रही है, पहले तो ये देख लो, ये एक्टिनोमॉर्फिक, ये जाइगोमॉर्फिक। ये कैसे पहचाने? देखो ये डिस्क जैसा है, गोल गोल है, डिस्क होती है गोल, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक, ये उसका उल्टा हो जाएगा क्या, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, दूसरा फर्क कैसे पहचाने? देखो रे में आप देख पा रहे हो कि मेल जो पोर्शन है यानी एंड्रोशियम जो है वो जीरो है, और डिस्क में जो है वो एंड्रोशियम होता है। और ये बात अपने को यहां भी दिखाई दे रही है कि इसमें यहां पर सिर्फ फीमेल साइन है, और यहां पे बाइसेक्सुअल यानी मेल भी है और फीमेल भी है। इसको कैसे याद करें? देखो रे का मतलब, इंग्लिश का वर्ड है रे, रे का मतलब क्या होता है हिंदी में, किरण। तो किरण क्या है, एक लड़की का नाम है, तो किरण लड़की है तो जाहिर सी बात है उसमें मेल पोर्शन जो होगा जीरो होगा। तो रे और डिस्क का भी अपने को डिफरेंस पता लग गया। ठीक है, और ये कंडीशन तो अपने को देखने से पता लग जाएगी कि डंडा ऊपर है या नीचे है, तो सुपीरियर है या इंफीरियर है, और वो तो देखने से पता लग जाएगी। ठीक है, ये इनका क्या हो जाएगा भाई, ये इनका फ्लोरल डायग्राम हो जाएगा, ये डिस्क का, रे का। रे में आप देख पा रहे हो एंड्रोशियम जीरो है, यानी अपने को एंड्रोशियम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब लास्ट में हम करने वाले हैं किसका, पोएसी का फ्लोरल फॉर्मूला करने वाले हैं, पोएसी का। पोएसी का फ्लोरल फॉर्मूला क्या बोलता है, यहां पर आपने को याद कर रखना है। देखो यहां पे तो ब्रैक्टिएट हो गया, ये जाइगोमॉर्फिक हो गया, ये बाइसेक्सुअल हो गया। याद कैसे रखना है, पी फॉर पोएसी, पी फॉर यहां पर कैलिक्स कोरोला की जगह पे पी फॉर पेरियंथ लिखा हुआ है, पी फॉर पोएसी, पी फॉर पेरियंथ। ठीक है, और ये इसका फ्लोरल डायग्राम हो जाएगा। ये देखो यहां पर इसके फ्लोरल डायग्राम में थोड़ी सी खास बातें और याद रखनी है आपको, कि जो ये ब्रैक्टिएट है ना, ब्रैक्टिएट ही मान लो कि ये कुछ इस तरीके से है, ये कवरिंग है, जो ये कवरिंग है। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, इसको लेमा बोल देंगे, इसको पेलिया बोल देंगे, पेलिया या पिली कुछ भी बोल दो। ये लेमा हो गया, पिलिया हो गया। ठीक है, और ये पेरियंथ जो है ये क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, लोडिक्यूल। ये जो दो लोडिक्यूल हैं इसी को क्या है, पेरियंथ हम अब बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक बार सारे फ्लोरल फॉर्मूला को यहां पर रख लेते हैं। ये अपना मालवेसी था, और भी बहुत सारी चीजें हैं ना जो फ्लोरल फॉर्मूला से बन के आएंगी। ये मालवेसी था, ये पोएसी था। अरे भाई सनफ्लावर कहां गया भाई साहब, ये रहा सनफ्लावर। ठीक है, मिल गया। ये है अपने सारे फ्लोरल फॉर्मूला। अब यहां से अपने को और भी कई बातें पता चल रही हैं, जैसे एक कंडीशन होती है सिन कार्पस, सिन कार्पस। ठीक है, सिन मतलब जुड़े हुए, कार्पल यानी कार्पल है ना, कार्पल जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो जो जी है, गाइनोशियम है, इसके बाहर ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब जुड़े हुए हैं, कार्पल जुड़े हुए हैं, यानी ये सिन कार्पस कंडीशन है। यहां भी गाइनोशियम में ब्रैकेट है, यानी कार्पल जो है जुड़े हुए हैं, ये भी सिन कार्पस कंडीशन है। यहां पे भी जुड़े हुए, ये भी सिन कार्पस कंडीशन है। और यहां पे तो सिर्फ एक है, तो एक ही उंगली है, तो वो किससे जुड़ेगी, है ना, जुड़ने के लिए दूसरी तो होनी चाहिए। तो एक में तो सवाल ही नहीं उठता सिन का। ठीक है, तो सारी ही कंडीशन कैसी है, सिन कार्पस है, सिन यानी जुड़ी हुई है कार्पल से, और एक है तो भाई इसमें तो जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। ये बात भी यहां पे क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक चीज आती है, कि मोनो कार्पलरी, बाय कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी। देखो मोनो मतलब एक, कार्पलरी मतलब कार्पल। इसमें जैसे एक कार्पल है तो ये कंडीशन हो जाएगी मोनो कार्पलरी, इसमें दो है तो ये हो जाएगी बाय कार्पलरी, बाय कार्पलरी। इसमें इनफाइनाइट तक चीजें जा रही हैं तो ये हो जाएगी मल्टी मतलब बहुत सारी, कार्पल मतलब कार्पलरी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, मैं आपको यहीं पे याद करवा रहा हूं कि आपको बार बार है ना धक्का ना पड़े कि सिन कार्पस, मल्टी कार्पलरी, ये ऑटोमेटिक ही हो रही है अगर आपको फॉर्मूला आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं एस्टिवेशन की। देखो एस्टिवेशन क्या होती है, कैलिक्स और कोरोला में ही अरेंजमेंट होती है। ठीक है, वही तो होती है एस्टिवेशन। तो कैलिक्स में अपने को तीन फैमिली देखनी है, मालवेसी, पोएसी, एस्टेसी। कोरोला में भी तीन फैमिली, मालवेसी, पोएसी, एस्टेसी। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। पोएसी में तो हम एस्टिवेशन की बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो कैलिक्स है ना कोरोला है, पी फॉर पोएसी, पी फॉर पेरियंथ। तो यहां पे तो भाई पेरियंथ आ गया था, तो एस्टिवेशन का सवाल ही आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और यहां पर बात करें कि कैलिक्स एस्ट्रेसी में भी अब्सेंट हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर तो भाई पेपस आ गया था, तो पेपस ही डायरेक्ट लिख दिया, तो हम यहां पर भी एस्टिवेशन की बात ही नहीं कर रहे, तो तीन तो पहले ही कट गए। ठीक है, अब सिर्फ आपको याद रखना है कि मालवेसी के कोरोला में ट्विस्टेड
प्लास्टिड था, बाकी दोनों में वेलवेट कर दो। तो ये हो गई आपकी ये एस्टिवेशन डन हो गई। अब देखो लास्ट टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस। इसको कैसे याद रखना है, देखो मालवेसी में होती है साइमोस। ये कैसे याद करें, वही अपनी माल वाली ट्रिक की, अपने पास बहुत सारा माल आया, फिर हम क्या है ब्रांडेड कपड़े लेके आए, क्लोथ्स लेके आए, अब फिर हमने चाइनीज लेडी को पटाया। अब चाइनीज लेडी को पटाया है तो उससे फोन पे बात भी करनी पड़ेगी। अब चाइना में फोन मिलाना है तो भाई नई सिम लेनी पड़ेगी, तो CYM यानी सिम। तो माल से ये अपने को सिम याद आ जाएगा, साइमोस याद आ जाएगा। पोएसी में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स होते हैं, ये कैसे याद रखें, देखो स्पाइक का मतलब होता है ना ऐसे स्पाइक, किसी ने अगर जेल लगा के बाल खड़े करे हुए हैं तो उसको बोलते हैं ना स्पाइक्स बनाए हुए हैं। तो स्पाइक यानी ऐसे कांटे कांटे से ऐसे निकले हुए हों। तो पोएसी में क्या आता है, गेहूं आता है, चावल आता है। तो अगर आपने गेहूं के खेत देखे हो तो गेहूं के बिल्कुल ऊपर है ना, जहां गेहूं लगता है वहां पे ऐसे कांटे कांटे से ऐसे स्पाइक निकले होते हैं, तो उससे स्पाइक अपने को याद आ जाएगा। ठीक है, एस्ट्रेसी में होती है कैपिटुलम। ये कैसे याद करें, देखो कैपी को याद कर लेना कॉपी, कैपी कॉपी, कॉपी मतलब किसी चीज की कॉपी कर दी है, कॉपी कर दी है तो वो दो बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। मतलब एस्ट्रेसी सनफ्लावर में अपने को पता है दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक रे फ्लावर, एक डिस्क फ्लावर, मतलब फ्लावर की कॉपी हो गई है, कॉपी कैपी, ये अपने को याद आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस टॉपिक को हमने बड़े ही आसानी से कवर कर लिया। इस वीडियो में एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन, सब कुछ कवर होने वाला है। और वीडियो में एक एक चीज बिल्कुल हाथों से बनाई हुई रहेगी, कोई पीडीएफ, कोई लैपटॉप, कुछ डिजिटल नहीं रहेगा, पूरा हैंडमेड काम चलेगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हम मेंढक भाई साहब का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, हम 100% एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जिस भी बच्चे ने एनिमल किंगडम थोड़ा सा भी पढ़ा है वो आसानी से बता देगा कि फ्रॉग जो होता था वो एम्फीबिया क्लास में होता था, और एम्फीबिया क्लास जो होगी वो किसमें, कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करेगी, है ना। और किंगडम क्या है वो तो आसानी से बता ही दोगे कि एनिमल या किंगडम रहेगा। ठीक है, अब इंडिया की अगर बात की जाए, भारत की अगर बात की जाए, तो इंडिया में पाई जाने वाली फ्रॉग की मोस्ट कॉमन स्पीशी कौन सी है, राना टिगरीना, और इसी के बारे में इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हैबिटेट, मतलब फ्रॉग, मेंढक जो है वो कहां कहां पाए जाते हैं। तो मेंढक फ्रेश वाटर में, बिल्कुल एनसीईआरटी यहां पे कॉपी पेस्ट आपके सामने है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और वो जमीन पर भी पाए जा सकते हैं। अब बहुत ज्यादा गर्मी की कंडीशन आ गई तो वो छुप जाएंगे, जिसको एस्टिवेशन बोल देंगे। बहुत ज्यादा ठंड वाली विंटर कंडीशन आ गई तो वो छुप जाएंगे, जिसको हाइबरनेशन हम बोल दिया करते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रॉग जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, पोइकिलोथर्मल भी जिसको हम बोल सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं, जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सिंपल सा फंडा याद रखना कि बर्ड्स एंड मैमल्स ही ऐसे होते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, बाकी सारे एनिमल्स कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसमें अपना फ्रॉग भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कैमोफ्लेज या मिमिक्री। देखो वैसे तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर एनसीईआरटी की मान के चले तो दोनों को एक ही बात मान के चलो आप। ठीक है, ये क्या होता है कि एबिलिटी टू चेंज द कलर, कि मेंढक अपना कलर चेंज कर लेता है। क्यों करेगा, दुश्मन से बचने के लिए, मतलब ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव बिहेवियर है। यहां पर अपना इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन खत्म होता है, अब एनसीईआरटी में एकदम डिक्टेट करते हुए चलिए। ठीक है, अब अपना पूरा टॉपिक बचता क्या है कि अपने को मेंढक की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी होती क्या है इसका मतलब जान लेते हैं। ठीक है, ये अपने मेंढक भाई साहब है। अब मॉर्फोलॉजी होती है कि ये बाहर से कैसा दिख रहा है, कि भाई इसका रंग कैसा है, इसकी स्किन कैसी है, इसके पैर, हाथ पैर कैसे हैं, और जो बाहर से अपने को दिख रहा है वो हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। और एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, कि इसका डाइजेशन कैसे चल रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे चल रहा है, एक्सक्रीशन कैसे चल रहा है, रेस्पिरेशन कैसे चल रहा है, वो हम एनाटॉमी में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम मॉर्फोलॉजी के साथ यहां पर शुरू करने वाले हैं। देखो यहां पर एक कॉमन सेंस की बात याद रखना, आपने देखा भी होगा कि मेंढक जो होता है ना वो चिपचिपा सा होता है ना, आप समझ रहे हो ना, चिपचिपा, क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर क्या होता है, बहुत सारा म्यूकस होता है। तो ऐसे याद रखना, उसकी स्किन पे बहुत सारा म्यूकस होता है, इसलिए वो चिपचिपा होता है। यहां पर एक फंडा याद रखना कि इसके स्किन के थ्रू हवा और पानी दोनों अंदर जा सकते हैं। ये ट्रिक बहुत काम आएगी, इसके स्किन के थ्रू हवा और पानी दोनों अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीईआरटी अपनी क्या क्या लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है कि मेंढक की जो स्किन होती है वो स्मूथ एंड स्लिपरी होती है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा म्यूकस होता है। कुछ याद करने वाली बात इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट है कि ये नेवर ड्रिंक्स वाटर, मतलब ये कभी पानी नहीं पीता। मैंने क्या बोला, इसके स्किन के थ्रू हवा और पानी अंदर जा सकते हैं, तो इसके स्किन के थ्रू पानी जो है अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो इसको पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हवा का मतलब मेरा था रेस्पिरेशन, मतलब ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन भी कर सकता है। वो रेस्पिरेटरी वाले पार्ट में आगे हम डिटेल में करेंगे, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, इसके रंग की बात, कलर की बात कर ली जाए तो ये डोर्सल साइड यानी ऊपर वाली साइड से कैसा दिखेगा, ऑलिव ग्रीन दिखेगा, और विद डार्क
डार्क इररेगुलर स्पॉट्स, देखो ये स्पॉट्स दिख रहे हैं, इररेगुलर स्पॉट्स इस पे दिखेंगे। और वेंट्रल यानी नीचे वाली साइड ये पेल येलो कलर का दिखेगा, जहां पे स्पॉट्स आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहां पर फ्रॉग की बॉडी की बात कर ली जाए तो फ्रॉग की बॉडी जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है कि एक हेड हो गया, एक ट्रंक हो गया। ठीक है, ये हेड हो गया और ये क्या हो गया, ट्रंक हो गया, दो ही पार्ट में डिवाइडेड होती है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, उनमें अपने को कंफ्यूजन हो सकती है ना, इसीलिए बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे एक एक पार्ट को। देखो, नेक गर्दन होगी, इसमें अपसेंट रहेगी। टेल जो होगी इसमें अपसेंट रहेगी। नोस्ट्रिल प्रेजेंट होंगे, वन पेयर होंगे। आईज जो होंगी वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगी और वो क्या करेगी, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन उसको वाटर से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और ईयर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लिम्स की बात कर लेते हैं, है ना। देखो, ये कुछ मैंने मेंढक का डायग्राम बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा अजीब सा मेंढक है पर कोई बात नहीं, चीजें अपने को समझ में आ जाएंगी। देखो, आगे वाले लिम्ब होंगे फोर लिम्ब, फोर मतलब आगे वाले, हाइंड मतलब पीछे वाले। ठीक है, अब लिम्ब का मतलब ये नहीं है, लिम्ब का मतलब ये पूरा लिम्ब है, ये फोर लिम्ब है और ये पूरा क्या है, हाइंड लिम्ब है। ठीक है, अब यहां पे डिफरेंस क्या है, फोर लिम्ब जो खत्म हो रहा है वो कितने डिजिट्स में, 4 डिजिट में खत्म हो रहा है, जबकि हैंड लिम्ब जो खत्म हो रहा है वो कितने में, 5 डिजिट में खत्म हो रहा है। ये एक डिफरेंस हो गया, सुपर 8 क्वेश्चन बन गया। और क्या बन गया, क्यों हैंड लिम्ब जो होगा वो ज्यादा बड़ा होगा और ज्यादा मस्कुलर होगा। ये शायद आपने मेंढक देखा होगा तो आप देख के भी उसको बता सकते हो कि पीछे वाला लिम्ब जो है ज्यादा बड़ा है, ज्यादा मस्कुलर है। ठीक है, अब यहां पर और भी कुछ बातें हैं जो अपने ये हैं लिम्ब्स हैं, इनके जो डिजिट हैं वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड कैसे होते हैं, जो ये डिजिट बनाए हैं वो वेब्ड होते हैं कुछ इस तरीके से। मेरे ख्याल से आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और इसकी मदद क्या मिलेगी कि पानी में तैरने में इसको मदद मिलेगी, है ना। ये लिम्ब्स के बीच में कुछ इस तरीके से जाला सा है, वेब्ड है। ठीक है, यहां पर सारी बातें शायद आपको समझ में आ चुकी हैं। अब देखो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होती है कि मान लीजिए ये मेल ऑर्गेनिज्म है, ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है, तो अगर आप देख के, सिंपल देख के इनको बता सकते हो कि ये मेल है, ये फीमेल है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। और अगर आप देख के नहीं बता सकते, आप कंफ्यूज हो गए कि पता ही नहीं लग रहा भाई कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो उसमें अब्सेंट है। तो फ्रॉग के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, मतलब आप देख के बता सकते हो। तो कैसे देख के बताओगे, तो मेल फ्रॉग के अंदर ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। पहली चीज क्या होगी कि मेल फ्रॉग के अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स प्रेजेंट होंगे। ये कुछ इस तरीके से है ना, गर्दन पे वो गुब्बारा सा फुलाता है, ठीक है, उससे आवाज निकालता है, वो बेसिकली फीमेल को बुलाता है। ठीक है, और क्या है, मेल फ्रॉग के अंदर जो फोर लिम्ब होंगे ना, जो फोर लिम्ब होंगे उसकी फर्स्ट डिजिट पे कोपुलेटरी पैड पाए जाएंगे। नाम में ही आ रहा है कोपुलेटरी पैड, मतलब कोपुलेशन के काम आएंगे ना फीमेल के साथ जब वो कोपुलेट करेगा। अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि इस पूरे फ्रॉग के टॉपिक में अपने को फ्रॉग की मॉर्फो पढ़नी है एंड उसकी एनाटॉमी पढ़नी है, और यहां तक हम उसकी मॉर्फोलॉजी का टॉपिक खत्म कर चुके हैं। अब हम फ्रॉग की एनाटॉमी स्टार्ट करने वाले हैं, और एनाटॉमी में यहां पर होगा क्या, अपने को ऑर्गन सिस्टम पढ़ने हैं। कौन से, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव एंड फिर नर्वस सिस्टम के साथ इस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। और यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, हम एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे उसका रीजन भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। आपकी आसानी के लिए बता दूं, जैसा अपने ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, फ्रॉग का भी बहुत सारी चीजें उससे मैच खाएंगी, तो अपने को टॉपिक आसान पड़ जाएगा। ठीक है, देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो फ्रॉग का होता है उसमें क्या होगी, एलिमेंट्री कैनाल होगी जो माउथ से शुरू होगी और क्लोएका पे खत्म हो जाएगी। और क्या होंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, लीवर, पेनक्रियाज, है ना, ह्यूमन में भी होते हैं लीवर, पेनक्रियाज। ठीक है, अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए मैंने एक कलाकारी की है, और यह कलाकारी इतने काम की है कि आपको इस टॉपिक में कसम से बोल रहा हूं बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, देखो, ये अपनी पूरी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ये एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से शुरू हुई, फिर यहां पर बक्कल कैविटी आ गई, फिर ये अपना फेरिंग्स आ गया, फिर ये अपना छोटा सा इसोफेगस आ गया, फिर ये अपना स्टमक आ गया, और अपना नहीं मतलब फ्रॉग का चल रहा है ना, फ्रॉग का, ये फ्रॉग का स्टमक आ गया, फिर ये फ्रॉग की स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम पे आपको यहां पे ड्यूडेनम याद रखनी है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, और लार्ज इंटेस्टाइन के नाम पे आपको रेक्टम याद रखनी है। ये ड्यूडेनम और रेक्टम मैं जानबूझ के बोल रहा हूं कि इनके नाम पे ये याद रखना, बहुत काम आएंगे चीजें। ठीक है, फिर रेक्टम के बाद ये क्लोएका, फिर ये क्लोएका की ओपनिंग आ गई जिसको हम क्लोएकल अपर्चर बोल देंगे। तो ये पूरी अपनी क्या हो गई, अपनी नहीं फिर से फ्रॉग की हो गई, ये पूरी फ्रॉग की क्या हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गई। तो ये तो हो गई भाई स्टेज 1। अब हम स्टेज 2 में एंट्री लेने वाले हैं। स्टेज 2 क्या रहेगी, देखो, सारी चीजें एनसीईआरटी की हैं, एक एक चीज याद करके जाएंगे यहां से। देखो, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है
वो शॉर्ट यानी छोटी होती है फ्रॉग के अंदर। क्यों? क्योंकि वो कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, देखो हर्बीवोर्स, यहां से एक और बात पता चल गई कि जो हर्बीवोर्स होंगे उनकी एलिमेंट्री कैनाल लंबी पाई जाएगी, कार्निवोर्स की छोटी एलिमेंट्री कैनाल पाई जाएगी। पहली बात हो गई। ठीक है, सेकंड बात है इसका ईसोफेगस जो होता है वो भी छोटा होता है। ईसोफेगस देखो कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है। क्यों होता है? क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि मेंढक के अंदर नेक जो गर्दन होती है वो अब्सेंट होती है, तो ईसोफेगस उसका छोटा पाया जाएगा। ठीक है, ये ईसोफेगस की बात हो गई। और क्या है? टंग जो होगी, देखो इसके मुंह के अंदर जो जीभ होगी वो बायलोब्ड होती है। अब बायलोब्ड जीभ से उसको मदद क्या मिलेगी? तो फूड को ऐसे कैप्चर करता है ना, तो फूड कैप्चरिंग में उसको मदद मिलने वाली है। क्या क्या हरकतें कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर अब देखो एक और चीज, यहां पर सारी एनसीईआरटी के पॉइंट है, सारी एनसीईआरटी की चीजें हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, अपना गलत नहीं होने वाला पर। ठीक है, देखो यहां पे अपने को फेरिंग्स दिखाई दे रहा है बट लैरिंग्स कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मतलब क्या है? सीधी सीधी सी बात, फ्रॉग के अंदर लैरिंग्स जो है वो अब्सेंट होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपनी स्टेज 2 हो गई। अब हम स्टेज 3 डाइजेस्टिव में ही चल रहे हैं, स्टेज 3 के अंदर एंट्री लेने वाले हैं ना। देख लो स्टेज सिस्टम कैसे चल रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, अब देखो अब अपना इशू क्या है कि फूड का डाइजेशन आखिरकार इसमें होगा कैसे, है ना। तो यहां पर बातें जान लेते हैं। देखो जैसे अपने स्टमक, ह्यूमन के स्टमक के अंदर क्या होता है? HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक वैसे ही यहां पे है। और विलाई, माइक्रोविलाई अपने भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, इनके भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। ये छोटी छोटी सी बातें यहां पे याद रखेंगे। देखो ये मैंने ब्रश जैसी बनाई है यहां पे, विलाई एंड माइक्रोविलाई। अब हम फूड का डाइजेशन कराने जा रहे हैं। देखो मेंढक ने अपनी बायलोब्ड जीभ से किसी भी, है ना, कीड़े मकोड़े को पकड़ के यहां से खा लिया। अब उस फूड को खा लिया, वो आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया और वो स्टमक में पहुंच गया। तो स्टमक में क्या प्रेजेंट है? HCl प्रेजेंट है एंड गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है। तो उसकी डाइजेशन क्या है? स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बट स्टमक में डाइजेशन जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, आधी अधूरी रह जाती है। मतलब क्या है? यहां पे जो डाइजेस्टेड फूड बन जाएगा वो होगा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, है ना। तो उसको बोल देंगे काइम। मतलब स्टमक के अंदर काइम बन चुका है। और काइम की डेफिनेशन कोई आपसे पूछ ले तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यहां स्टमक में अपने पास आ चुका है। तो ये काइम जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड है अब आगे जाएगा कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम में जाएगा। अब ड्यूडेनम में ये पार्शियली डाइजेस्टेड है तो इसको फुली डाइजेस्ट करना है। तो इसको फुली डाइजेस्ट कौन करेगा? इस कलाकारी का अब आप कमाल देखिए, ये है मेरी कलाकारी। ठीक है, अब होगा क्या? यहां पे है फ्रॉग का लीवर। अब लीवर क्या बनाएगा? बाइल बनाएगा। अब ये बाइल यहां से जाके इस गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। जब जरूरत पड़ेगी तो यहां से ये बाइल निकला, यहां से ये बाइल निकला। और यहां पे क्या था? फ्रॉग का पेनक्रियाज था और ये पेनक्रियाटिक डक्ट थी। पेनक्रियाज के अंदर क्या बनेगा? पेनक्रियाटिक जूस बनेगा। तो यहां से पेनक्रियाटिक जूस आया, यहां से बाइल आया और दोनों मिलके कहां ओपन हो गए? ड्यूडेनम में ओपन हो गए। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया है? कॉमन बाइल डक्ट इसका नाम दे दिया है। ह्यूमंस के अंदर याद करो इसको हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोला गया था, इसको बाइल डक्ट बोला गया था ना, कॉमन बाइल डक्ट। यहां पे इसको भी क्या है? कॉमन बाइल डक्ट ही आपको बोलना है। ठीक है, तो ये ड्यूडेनम में इसकी ओपनिंग हो गई है। ठीक है, अब डाइजेशन कैसे होगी? यहां पर क्या था? अपने पास बाइल था, तो बाइल क्या करेगा? फैट जो होंगे उनकी इमल्सिफिकेशन करेगा। और क्या था? पेनक्रियाटिक जूस यहां पे आया था, वो क्या करेगा? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा। एनसीईआरटी में एज इट इज ये बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो जो यहां से काइम आया था, काइम यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टमक से ड्यूडेनम में आया था, उसको फुल्ली डाइजेस्ट कर दिया किसने? अब बाइल ने, पेनक्रियाटिक जूस ने, जिसकी सिक्रीशन यहां से अपने पास आ गई। अब डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है कहां? ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम के अंदर ही याद करो, मैं अभी लार्ज इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचा हूं, हम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हैं। ठीक है, ड्यूडेनम के अंदर ही क्या होंगे? विलाई एंड माइक्रोविलाई होंगे, जो ब्रश लाइक होंगे, जो उस डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहां पे डाइजेशन का क्वेश्चन आ जाए तो डाइजेशन कहां पे हुई? स्टमक में हुई एंड ड्यूडेनम में हुई। अब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आ जाए तो कहां पे हुई? ड्यूडेनम में हुई, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई, है ना। फिर क्या होगा? जो यहां से अब्जॉर्प्शन हो गई, फिर जो वेस्ट होगा, वो रेक्टम में चला जाएगा, फिर वो क्लोएका के थ्रू बाहर चला जाएगा, है ना। तो इससे डाइजेशन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। आप एनसीईआरटी में जाके चेक कर लो, इससे कोई भी एक अलग बात लिखी नहीं हुई है। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपका क्लियर हो गया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखने वाले हैं। देखो फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन होती है वो 3 तरीके से हो सकती है। मैंने देखो पहला क्या होगा कि स्किन के थ्रू। मैंने क्या बोला था कि फ्रॉग जो स्किन जो होती है वो चिपचिपी होती है, म्यूकस होता है, तो वो स्किन के थ्रू हवा और पानी ले सकता है, मतलब स्किन के थ्रू वो रेस्पिरेशन कर सकता है। तो उसको क्या बोल देंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल देंगे।
ठीक है। और क्या है, थ्रू मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी। देखो मान लो ये फ्रॉग का मुंह है और ये मेंढक ने अपना मुंह खोला और ये उसकी बक्कल कैविटी ओरल कैविटी है। अब उसकी ओरल कैविटी में ये जो मेम्ब्रेन है ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब इसके थ्रू हवा जा सकती है, तो वहां से रेस्पिरेशन करेगा तो वो हो जाएगी बक्कोफेरेंजियल। ठीक है। और क्या है, थ्रू लंग्स, जैसे हम सांस लेते हैं, लंबी लंबी सांस लेके दिखाओ एक बार, ठीक है, मैंने आपको डेमो भी दिखा दिया। तो थ्रू लंग्स उसको बोल देंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी वर्ड जहां पर भी आ जाए मतलब लंग्स की बात हो रही है ना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लंग्स के रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है। तो स्किन के थ्रू होगी, डायरेक्ट स्किन के थ्रू हो गई तो क्यूटेनियस हो गई। बक्कोफेरेंजियल कैविटी, उसकी जो ओरल बक्कल कैविटी है उसके थ्रू हो गई तो बक्कोफेरेंजियल हो गई। पल्मोनरी यानी लंग्स के थ्रू हो गई। ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो हमने हैबिटेट की बात की थी कि या तो मेंढक फ्रेश वाटर में रहेगा या हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करेगा, है ना, विंटर स्लीप या समर स्लीप, और या फिर वो जमीन पर लैंड पर रहेगा। अब फ्रेश वाटर की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्यूटेनियस पाई जाएगी, ये दोनों नहीं पाई जाएंगी। सेम हाइबरनेशन एस्टिवेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ क्यूटेनियस पाई जाएगी, ये दोनों नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, ये दोनों नहीं पाई जाएंगी। और लैंड जमीन की बात करें तो ऑल पॉसिबल मतलब ये भी पाई जा सकती है, ये भी पाई जा सकती है, ये भी पाई जा सकती है। ये बातें साफ साफ एनसीईआरटी लिखती है। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा ब्लड के बारे में। तो फ्रॉग का ब्लड बिल्कुल ह्यूमन जैसे, उसमें आरबीसी भी पाई जाएगी, डब्ल्यूबीसी भी, प्लेटलेट भी, और ब्लड जो होगा वो लाल रेड कलर का होगा। क्यों होगा, जैसे अपना होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, उसमें भी हीमोग्लोबिन की वजह से। अब यहां पर 10 स्टार लगा लीजिए, जो ह्यूमन से डिफरेंस आ गया है। देखो हमारी जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि इसकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ब्लड के साथ यहां लिम्फ की थोड़ी बात कर लें, बिल्कुल अपने जैसा होगा। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होगा जिसमें प्रोटीन नहीं पाए जाएंगे, आरबीसी नहीं पाई जाएगी, मेनली डब्ल्यूबीसी वही पाई जाएगी जैसे अपने में होता है। ठीक है। अब ब्लड के बाद हम बात करेंगे किसकी, हार्ट के बारे में, दिल के बारे में। तो फ्रॉग का जो दिल होता है बिल्कुल अपने जैसे मस्कुलर होता है, पर यहां अपने से डिफरेंस आ गया है। इसका हार्ट 3 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 एट्रिया रहेंगे, 1 वेंट्रिकल रहेगा। ठीक है। और हार्ट की कवरिंग, जो कवरिंग होती है उसको पेरिकार्डियम बोल देंगे, है ना, वो भी अपने जैसे ही लगभग मामला चल रहा है। ठीक है। अब इसकी सर्कुलेशन अपने को थोड़ी समझनी पड़ेगी। यहां पर 2-3 नई चीजें आ जाती हैं जो हम अपनी सर्कुलेशन में नहीं पढ़ते हैं। देखो ये पूरा देख के घबराना मत, मेरे साथ साथ रहना और चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। और इससे बाहर एनसीईआरटी में एक भी वर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रॉग के अंदर इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। तो इसको इनकंप्लीट क्यों बोला गया है, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर देखो एक ही वेंट्रिकल होता है, तो उसी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, उसी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड मतलब मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, इसीलिए इसको इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोला है। ठीक है। अब देखो यहां से चलते हैं बॉडी पार्ट से। देखो बॉडी पार्ट ने क्या किया, ऑक्सीजन का यूज कर लिया, तो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, किसके, वेन्स के थ्रू निकला। ठीक है। अब ये वेन्स किसमें, एक बड़ी वाली वेन में ओपन हो जाएंगी जिसको हम वीना कावा बोल देंगे। अब ये वीना कावा किसमें ओपन हो जाएगा, साइनस विनोसस में ओपन हो जाएगा। साइनस विनोसस डोर्सल साइड पे होता है और ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये एनसीईआरटी की वर्डिंग है, याद रखनी पड़ेगी। तो साइनस विनोसस से अब कहां, राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड चल रहा है ना, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है। अब यहां से लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम के पास कहां से ऑक्सीजन है वो तो हम रेस्पिरेशन से देख लिया। ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम से क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आया। तो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा किस में आ रहा है, वेंट्रिकल में। मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है, इसीलिए इनकंप्लीट उसको बोला है। अब वेंट्रिकल से कहां ब्लड जाएगा, कोनस आर्टेरियोसिस में जाएगा, जो कि वेंट्रल साइड पे होता है। अब यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, साइनस विनोसस डोर्सल साइड पे होता है और कोनस आर्टेरियोसिस वेंट्रल साइड पर होता है। अब कोनस आर्टेरियोसिस से बॉडी पार्ट में जाएगा जहां पे ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा। और फ्रॉग के अंदर 2 टाइप की पोर्टल सर्कुलेशन पाई जाती है, एक रीनल, एक हेपेटिक। रीनल तो नाम से ही पता लग रहा है किडनी के रिलेटेड होगी, हेपेटिक होगी लीवर के। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को साथ में ही पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं वो बात अभी आपको पता लग जाएगी। ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, किडनी प्लस यूरिटर प्लस क्लोएका प्लस यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। अब किडनी के बारे में जो जानकारी दी हुई है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। देखो फ्रॉग के अंदर किडनी का जो कलर रहेगा वो डार्क रेड रहेगा। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। डार्क रेड कलर रहेगा, शेप बीन शेप रहेगी। और किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगी किडनी की, उसको क्या बोलेंगे, जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर होता है नेफ्रॉन्स बोलेंगे, या फिर
उसी का दूसरा नाम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल उसको बोल देंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहां पर एक प्यारा सा डायग्राम दिखाने वाला हूं, और एक बात ध्यान रखना, अभी तक हम मेल या फीमेल की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एक कॉमन बेसिक डायग्राम है। देखो फ्रॉग की ये हो गई किडनी, किडनी के अंदर बहुत सारे एन यानी बहुत सारे नेफ्रॉन हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन में मदद करेंगे। फिर यहां से यूरिन बनके क्या है, यूरिटर के थ्रू क्लोएका में यूरिन आ जाएगा। अब क्लोएका से यूरिन कहां स्टोर हो जाएगा, यूबी यानी ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर हो जाएगा। अब जब उसको एक्सक्रीशन करनी होगी है ना, उसको सुसु करना होगा, तो क्या करेगा, यहां से यूरिनरी ब्लैडर से दोबारा से यूरिन क्लोएका में आएगा, और ये क्लोएकल ओपनिंग जो है ये इससे बाहर ऐसे निकल जाएगा। तो ये तो है फ्लो। ठीक है, अब मैंने बोला था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम दोनों को साथ में पढ़ने वाले हैं। तो अब यहां पे ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट से पहले ये जान लीजिए कि जो एक्सक्रीशन होती है फ्रॉग के अंदर वो यूरिया की होती है ना, यूरिया एक्सक्रीट करता है, इसलिए यूरियोटेलिक उसको बोल देते हैं। अब मेल और फीमेल का ट्विस्ट आने वाला है जो कि अपने एक्सक्रीशन के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो ये फीमेल फ्रॉग का डायग्राम है ना, ओवरी है तो जाहिर सी बात है फीमेल का ही डायग्राम है। देखो अब यहां पे ये वही चीजें हैं, किडनी है, ये यूरिटर है जो क्लोएका में ओपन हो गई, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये ओवरी है। अब ओवरी के बारे में ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि ओवरी और किडनी के बीच में कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है। इन दोनों में कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। कि भाई किडनी की सिक्रीशन है ना जो भी है यहां से आ रहा है, और ओवरी में जो भी ओवम बना वो ओविडक्ट के थ्रू यहां क्लोएका में ओपन हो जाएगा, है ना। तो यहां पे ध्यान रखने लायक बात क्या है कि किडनी से यूरिटर, यूरिटर से जो यूरिन है क्लोएका में ओपन हुआ, और ओवम जो है ओवरी से ओविडक्ट फिर क्लोएका में है ना वो ओपन हो गया। मतलब यूरिनरी ट्रैक एंड जो अपना जेनाइटल ट्रैक है वो बिल्कुल अलग है फीमेल के केस में। ठीक है, और यहां पर एक बात जो फैक्चुअल आप याद रख सकते हो, याद रखनी ही पड़ेगी, एनसीईआरटी में लिखी गई है कि जो मैच्योर फीमेल होती है वो एक टाइम पे 2500 से 3000 तक ओवा है ना वो रिलीज कर सकती है। तो ये तो हो गई भाई फीमेल की बात, जिसमें अपना यूरिनरी ट्रैक अलग है और जेनाइटल ट्रैक अलग है। फीमेल के बाद हम बात करने वाले हैं मेल की बात। यहां पे थोड़ी मजेदार चीजें चलेंगी है ना, कैसे चलेंगी वो हम देखते हैं। देखो मेल के अंदर जाहिर सी बात है टेस्टिस होगी, तो टेस्टिस की लोकेशन सबसे पहले अपने को समझनी पड़ेगी। यहां टेस्टिस की लोकेशन समझ लेते हैं एक बार। देखो टेस्टिस का जो कलर होगा फ्रॉग के अंदर वो कैसा होगा, येलोविश होगा। उसकी शेप कैसी होगी, ओवल शेप होगी। और लोकेशन की बात करें तो ये मान लीजिए किडनी है, और किडनी के जस्ट ऊपर क्या होगी, टेस्टिस की लोकेशन होगी। और दोनों आपस में जुड़ी होंगी किससे, पेरिटोनियम के फोल्ड से जुड़ी होंगी, जिसको मेसोर्कियम बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये किडनी थी, किडनी के ऊपर ये टेस्टिस है, जो आपस में ये ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया ना, ब्लैक कलर का ये मेसोर्कियम बनाया है, जो कि फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है। ठीक है, अब यहां पर मजे की बातें क्या हो रही हैं। देखो किडनी तो अपना काम करेगी कि किडनी से यूरिन बना और यूरिटर के थ्रू ऐसे क्लोएका में आ जाएगा, बट यहां पर टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है वो किस में आ जाएगा, वासा एफरेंशिया में आ जाएगा। देखो ये ट्यूब दिख रही है ब्लू कलर की। अब ये वासा एफरेंशिया जिनकी संख्या 10 से 12 हो सकती है, वासा एफरेंशिया किस में पेनिट्रेट कर रही है, किडनी में। यहां मजे की बात आ गई, फीमेल में दोनों बिल्कुल अलग अलग थे, किडनी का रास्ता अलग, इसका अलग है। यहां पर क्या हुआ, वासा एफरेंशिया किडनी में पेनिट्रेट कर गई, मतलब स्पर्म जो है किडनी के अंदर आ चुका है। ठीक है, ये है मजे की बात जो सुपर हिट क्वेश्चन बनता है। अब ये वासा एफरेंशिया किसको ज्वाइन कर लेगी आगे, बिडर्स कैनाल को। ये रेड कलर की जो बिडर्स कैनाल दिख रही है, अब ये बिडर्स कैनाल यूरिटर में ओपन हो जाएगी। मतलब यूरिटर से क्या है, यूरिन भी जा रहा है, और क्या है अपना स्पर्म जी, अपना नहीं फ्रॉग का है ना, फ्रॉग का स्पर्म भी जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो यूरिटर है मेल फ्रॉग के अंदर, जो यूरिटर है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट का काम कर रही है। यूरिनो मतलब यूरिन को भी कैरी कर रही है, जेनिटल मतलब है ना जेनिटल सिक्रीशन जो स्पर्म को भी कैरी कर रही है, और वो कहां ओपन हो जाएगा, फिर क्लोएका के अंदर ओपन हो जाएगा। तो ये थी मजे की बात जो मेल और फीमेल की अलग थी, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव को हम साथ में पढ़ते हैं। अब देखो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, अब देखते हैं आगे कहानी कैसे चलेगी। देखो ये पूरा एक तालाब है जो पानी से भरा हुआ है ना, और मेंढक मेनली पानी में पाया जाता है, तो इसमें मेल फ्रॉग भी पाया जाएगा, फीमेल फ्रॉग भी पाया जाएगा। तो मेल फ्रॉग ने क्या रिलीज कर दिया भाई, स्पर्म रिलीज कर दिए। अब फीमेल फ्रॉग ने ओवा रिलीज कर दी। अब स्पर्म और ओवा पानी के अंदर यहां पे उनका मिलन हो गया, जिसको हम क्या बोल देंगे, मिलन को फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। ठीक है, अगर यहां पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले फर्टिलाइजेशन फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल होगी या इंटरनल होगी, तो देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, अगर मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी के अंदर
मिल रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहां पर बाहर मिल रहे हैं यानी पानी के अंदर मिलन हो रहा है तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर इसमें फ्रॉग के अंदर लार्वा बनता है जिसको टैडपोल लार्वा बोलते हैं। और हमें पता है डेवलपमेंट की बात करें तो अगर लार्वा प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और लार्वा प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इस लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगी, मेटामॉर्फोसिस मतलब इसमें चेंजेस आएंगे, फिर ये एडल्ट फ्रॉग जैसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को पूरा रिप्रोडक्टिव भी समझ में आ गया। अब अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बचता है, हमने सारे कर लिए हैं, नर्वस सिस्टम बचता है। अब नर्वस सिस्टम में बेसिकली अपने को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, और एनसीईआरटी से आप मैच कर लीजिए, एक एक वर्ड आपका इससे मैच हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो फ्रॉग के अंदर एनसीईआरटी क्या लिखती है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है हाईली इवॉल्व्ड होता है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या क्या आता है, एक तो नर्वस सिस्टम आता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम आता है। ठीक है, अब एंडोक्राइन सिस्टम में ज्यादा कुछ दिया ही नहीं हुआ है, बस ये बोला हुआ है कि ये उसमें ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी होगा, थायराइड होगा, पैराथायराइड होगा, थाइमस होगा, पीनियल होगा, पेनक्रियाटिक स्लेट्स होंगे, एड्रीनल गोनेड होंगे। ठीक है, वही लगभग ह्यूमन के जैसा ही काम चल रहा है। और नर्वस सिस्टम में भी इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें ह्यूमन के जैसी ही चलेंगी, ज्यादा कुछ अलग इसमें है नहीं। ठीक है, अब हम नर्वस सिस्टम देखने जा रहे हैं वही ह्यूमन के जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आएंगी वही अपने जैसे, और पेरिफेरल में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक में दो पार्ट, फिर सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, वही है अपना ह्यूमन जैसा ही है। ठीक है, अब हमें पता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं, नर्व्स आती हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं, ये अपने को पता है। कौन सी नर्व आती है, क्रेनियल नर्व आती है, स्पाइनल नर्व आती है। अब यहां पर सुपर हिट बात क्या है जो एनसीईआरटी में लिखी गई है कि फ्रॉग के अंदर क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो 10 पेयर्स होती हैं, और हमारे ह्यूमन के अंदर कितनी होती हैं, 12 पेयर, 12 पेयर होती है। यहां पे डिफरेंस आ गया, ये सुपर हिट क्वेश्चन है, यहां पे 10 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, 10 पेयर इसमें क्रेनियल नर्व पाई जाती है। ठीक है, अब अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसका ब्रेन कैसे होता है। देखो हम फ्रॉग का ब्रेन देखने जा रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें अपने जैसे सिमिलर रहेगी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर क्या रहेगा, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहेंगे, 1 डायंसिफेलोन और 2 ओल्फैक्टरी लोब्स रहेंगे। मिड ब्रेन के अंदर 2 ऑप्टिक लोब्स रहेंगे। हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रहेगा। ठीक है, अब यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑप्टिक लोब किसमें थे, ओल्फैक्टरी किसमें थे। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, ओल्फैक्टरी वर्ड में एफ आ रहा है, तो एफ फोर ब्रेन से इसको मैच करा देना और मिड में ऑप्टिक ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, अब ब्रेन की अरेंजमेंट कैसी होगी, एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ मैंने यहां पे डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है। देखो ये है ब्रेन, जैसे अपना होता है ये ब्रेन है, फिर आगे ब्रेन से ये स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, अब होगा क्या, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि ब्रेन जो होता है एक बोनी स्ट्रक्चर में लोकेटेड होता है, और इस बोनी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रेनियम या फिर ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। नाम से पता लग रहा है ब्रेन बॉक्स मतलब ऐसा बॉक्स जिसमें ब्रेन पाया जाएगा। ठीक है, अब ब्रेन का आखिरी पार्ट क्या होगा, हैंड ब्रेन होगा। हैंड ब्रेन में भी आखिरी पार्ट क्या होगा, मेड्यूला होगा। अब मेड्यूला ही कंटिन्यू करेगा किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करेगा। अब बेसिकली ये जो बोनी स्ट्रक्चर है इससे ब्रेन मेड्यूला के थ्रू यहां बाहर निकल रहा है, और बाहर निकल रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पे एक होल होना चाहिए, यहां पे एक छेद होना चाहिए। तो इस छेद को क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम बोल देते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जैसे अपने अंदर होता है रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम होता है, वैसे ही फ्रॉग के अंदर भी पाया जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रेन वाला टॉपिक अपना हो गया। अब हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। देखो सेंसरी पेपिले टच के लिए काम आएंगे, टेस्ट बड टेस्ट के लिए, नेजल एपिथेलियम स्मेल के लिए। इसमें याद करने का कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली है। सेंसरी है तो टच के लिए, टेस्ट वाला टेस्ट के लिए, नेजल वाला स्मेल के लिए, आई वाला विजन के लिए। यहां पर ये सिंपल आई क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब हम कॉकरोच में पढ़ते हैं तो वहां पे ना कंपाउंड आईज होती है ना, मल्टीपल इमेजेस बनती है, मोजेक विजन बनता है। इसमें सिंपल आई होती है, सिंपल विजन होता है। ठीक है, और टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर हेयर रंग का काम करता है ना। इसमें कुछ याद करने का तो है नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है, क्या बातें लिखती है कि इन सब में ये जो लिखे हुए हैं इन सब में से आईज एंड ईयर जो हैं, इन सब में से आईज एंड ईयर जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और बाकी के सारे जो ये हैं ये क्या होते हैं, सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग के अराउंड सेलुलर एग्रीगेशन होते हैं बाकी सारे, और आईज एंड ईयर होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये बात एनसीईआरटी में लिखी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ईयर के बारे में। एनसीईआरटी में कुछ लिखा गया है कि ईयर को कौन रिप्रेजेंट करता है, टिम्पैनम। ये बात हम 5 बार पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, और ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर इसमें अब्सेंट होता है ना। और ईयर की बात करें तो ये हियरिंग प्लस बैलेंसिंग के काम आता है। बैलेंसिंग यानी इक्विलिब्रियम के मेंटेन, वही अपने ह्यूमन जैसा है कि हियरिंग प्लस बैलेंसिंग के वो काम आएगा। ठीक
ठीक है, अब रोल ऑफ फ्रॉग की बात कर लेंगे। इस दुनिया में फ्रॉग जो है, मेंढक जो है, क्या रोल अदा कर रहा है ना। पहली बात तो है देखो, वो इंसेक्ट को खा जाता है। अब इंसेक्ट को खा जाएगा तो वो क्या है, फसल को बचाएगा। अब फसल बचेगी तो ह्यूमंस का उससे फायदा होगा। तो एक तो ये काम हो गया। और क्या है, फ्रॉग, जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो फूड चेन एंड फूड वेब का इंपॉर्टेंट लिंक होता है फ्रॉग। तो इकोलॉजिकल बैलेंस में वो काम आता है, मतलब उसमें रोल अदा कर रहा है। ठीक है, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें फ्रॉग को खाया भी जाता है, क्योंकि उसकी लेग्स जो होती हैं मस्कुलर होती हैं, खाते हैं। पता नहीं कैसे खाते हैं, हमें नहीं पता, पर खाते हैं तो खाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने फ्रॉग वाला टॉपिक, आप एनसीईआरटी से मैच करा लीजिए, एक एक पॉइंट हमने पूरा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अपने सिलेबस में एक टॉपिक ऐड हुआ है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना पढ़ना है, तो जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगा उतना ही आपको पढ़ना है, और सिर्फ 2 मिनट का समय यहां पर यूज करेंगे और सारी चीजों को साथ के साथ में याद करके जाएंगे। तो रेड डाटा बुक है क्या, कुछ नहीं है, ये सिंपली एक बुक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें भाई हिसाब किताब रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सी स्पीशी है जो एक्सटिंक्ट होने के खतरे पे है, या कौन सी स्पीशी है जो सेफ है ना। या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट पकड़ लो, जैसे राजस्थान को पकड़ लिया, तो राजस्थान में कौन सी स्पीशी है जो खतरे से बाहर है, कौन सी एक्सटिंक्ट होने के खतरे में, वो सबका हिसाब रखा जाता है। तो इसको मेंटेन कौन करता है, तो इसको IUCN मेंटेन करता है, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1965 में हुआ था। ठीक है, अब IUCN की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब देखो IUCN ने क्या किया है कि कौन सी स्पीशी पे कितना खतरा मंडरा रहा है, उस हिसाब से 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, और इनको अलग अलग रंग भी दिया गया है। तो इनके रंग मैं लास्ट में याद करवाऊंगा, बस कुछ नहीं करना आपको, मेरी आवाज पे ध्यान रखो और इस पेंसिल पे ध्यान रखो, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी। देखो सबसे पहले एक्सटिंक्ट, नाम से ही पता लग रहा है एक्सटिंक्ट मतलब सुपड़ा साफ हो चुका है, खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब जहां वो रहती थी, फॉर एग्जांपल वो जंगल में रहती थी, तो जंगल में तो उसका सुपड़ा साफ हो चुका है, बट लास्ट के मान लीजिए 1-2 जानवर बचे हुए थे, उनको क्या है उठा के ले आए, अब उनको मेंटेन्ड एनवायरमेंट है ना, कि लेबोरेटरी में उनको जिंदा रखा है कि भाई खत्म ना हो जाए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड मतलब बहुत ज्यादा खतरे में, क्रिटिकली मतलब बिल्कुल ही किनारे पे चल रहे हैं, कि क्या है कि इसकी लिमिट क्या है। देखो इन तीनों को साथ में करते हैं, पिछले 10 साल की बात हो रही है, अगर किसी स्पीशी की पिछले 10 साल में 80 to 90% पॉपुलेशन कम हो चुकी है, और उसकी कितनी टोटल पूरी दुनिया की बात हो रही है 50 या 50 से भी कम बचे हुए इंडिविजुअल, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएगी। एंडेंजर्ड में क्या है, ये 50 से 70% कम हो चुकी है पिछले 10 साल में, और उसके इंडिविजुअल कितने बचे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए टाइगर है, अब दुनिया में 250 ही टाइगर बच गए या उससे भी कम बच गए, तो एंडेंजर्ड में आ जाएगी। वल्नरेबल क्या है, थोड़ी से बेहतर सिचुएशन है कि 30 से 50% पॉपुलेशन कम हो चुकी है पिछले 10 साल में, और कितनी संख्या बची हुई है पूरी दुनिया में, 1000 से कम बची हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर नियर थ्रेटन्ड, नाम से नियर है ना, पास में है, थ्रेटन्ड मतलब खतरे के पास में है। शिफ्टिंग स्टेज मतलब ये किसी भी टाइम क्या है, यहां पर शिफ्ट हो सकती है। लीस्ट कंसर्न मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाई, भरपूर मात्रा में है। फॉर एग्जांपल गाय भैंस है, अब गाय भैंस बहुत है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। कबूतर है बहुत है भाई, बाहर घूम रहे है ना, बाहर घूम रहे नहीं, उड़ रहे हैं। ठीक है, कुत्ते बिल्ली है भाई बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा डेफिशिएंट मतलब भाई जिनके बारे में अपने पास पूरा डाटा अवेलेबल नहीं है ना, कि उनका डाटा ही नहीं है, तो उनके बारे में बताएंगे कैसे। नॉट इवेल्युएटेड मतलब जिनको IUCN ने लायक ही नहीं समझा, गजब बेइज्जती वाला काम हो गया कि भाई अपने को तो लायक ही नहीं समझा कि इस लिस्ट में उनको काउंट भी किया जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कलर की। देखो कलर से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, एक वर्ड आ जाएगा थ्रेटन्ड वाला, कि थ्रेटन्ड कौन सी होंगी, तो ये वाली जहां पर पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये आएंगी तीनों अपनी थ्रेटन्ड वाली की खतरे में है, खतरे में है। ठीक है, अब कलर कैसे याद करें, तो भाई नॉर्मल सी बात है, ग्रीन कलर को अच्छा माना जाता है, लाल कलर को बुरा माना जाता है। ठीक है, लाल मतलब खतरे की घंटी है। अब लाल कलर कम हुआ थोड़ा सा तो ऑरेंज हो गया, उससे थोड़ी रेडनेस कम हुई तो येलो हो गया, फिर क्या है लाइट ग्रीन हो गया, फिर क्या है डार्क ग्रीन हो गया, है ना। तो देख लो स्थिति सुधरती जा रही है, रेड, ऑरेंज, येलो, फिर लाइट ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन। ठीक है, अब यहां पर ये है लाइट ग्रे और डार्क ग्रे। अब कई बच्चे सोचेंगे कि भाई ग्रे कलर कहां से ले आया, ये पेंसिल का कमाल है, मैंने भी ऐसे सोचा था ग्रे कलर कहां से लाऊं, तो पेंसिल से काम चल गया। ठीक है, एक्सटिंक्ट की बात करें तो ब्लैक, काला है मतलब भाई खत्म ही हो चुकी है, और ये बैंगनी कलर है मतलब देखो काले के आसपास है, मतलब ये है ना थोड़ी थोड़ी उससे मिलती जुलती है। अब देखो इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, नीट का बढ़िया क्वेश्चन है। एंडेंजर्ड में रेड पैंडा, नीट का बढ़िया क्वेश्चन है। अब एंडेंजर्ड में जितना मैंने कोशिश की निकालने की, तो ये बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन, और भी आ रहे थे, एशियाटिक लायन हो गया, अपना राइनोसोरस हो गया इंडियन वाला, है ना, तो ये भी एंडेंजर्ड में आ रहे थे। पर जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रेड पैंडा, ये अपने सुपर हिट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।